देखने वाले हैं वो खबरें जो आपके लिए बहुत काम की हैं, बहुत अहम हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो लीजिए, सही समय पर हम अपना खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। नमस्कार, आपके साथ हूं राजीव शर्मा। ये खबरें आपके लिए वाकई जरूरी हैं। इन काम की खबरों से आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं, दिन की शुरुआत भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो कंचन, शुरुआत किस काम की खबर से, किस ऐसी खबर से करेंगे जिसे हम कहें खबर काम की? आज की ये पहली खबर है, बहुत काम की है। इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये प्रदूषण से जुड़ी हुई है। देश में प्रदूषण एक बहुत ही बड़ी चिंता की बात है और ये कारण चिंता का इसलिए बनता जा रहा है। अब आपको बताएं कि आमतौर पर अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में हवा में प्रदूषण का स्तर है जो बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। एक शोध से पता चला है कि अक्टूबर से फरवरी तक की हवा सांस लेने लायक भी नहीं होती। इन 5 महीनों की हवा में प्रदूषण के सबसे छोटे कण यानी PM 2.5 की मात्रा काफी अधिक होती है। ये कण सीधे इंसान की सांस की नलियों से होते हुए फेफड़े और रक्त प्लाज्मा तक पहुंच जाते हैं। ध्यान से देखिएगा इस खबर को दर्शकों, क्योंकि अब ये भी बताएं कि उस पर बुरा असर डालते हैं। रिसर्च के मुताबिक मार्च से सितंबर तक के बीच में 2.5 PM से लेकर 10 PM तक के पार्टिकल हवा में अधिक हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस बीच धूप तेज होती है और हवा में मिट्टी घुली रहती है। इससे कण मोटे होते हैं जो सीधे फेफड़े तक नहीं पहुंच पाते। तो अक्टूबर आने वाला है और जरा सा आपको बचकर रहने की जरूरत है। आपको यहाँ पता चल चुका है, हर साल सांस की बीमारी से देश में करीब 10 लाख लोग मरते हैं। इसमें अकेले 5 लाख लोग ऐसे होते हैं जो सांस की दिक्कत या इससे होने वाली बीमारी के चलते मरते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड में दिखाई पड़ता है। अब बताते हैं इस गंदी हवा से कैसे बचा जा सकता है। जरा उसको अच्छी तरह से जान ले। बाहर निकलने पर पहली चीज मास्क लगा ले तो बेहतर है। बिल्कुल, खेतों के अवशेष को जलाने की जगह उसका उपयोग करें, अधिक से अधिक पौधे लगाएं। और इन तरीकों से आपको प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलती हुई जरूर दिखेगी। इसके अलावा सरकार इलेक्ट्रिक वाहन और CNG को बढ़ावा देकर भी प्रदूषण के स्तर को कम कर सकती है। इस खबर को आपको बताकर बस इतना ही आगाह करना था कि ये वक्त थोड़ी सी केयर बरतने का है, अपने बारे में सोचने का है और जो उपाय हैं उनको बनाए रखने का है, जिससे कि कम से कम मौसम आपकी सेहत में किसी तरह का खलल पैदा न करे। तो हमारे दर्शक कतई डरे ना, क्योंकि हम उनके पास ये भी जानकारी पहुंचा रहे हैं कि कैसे आप अपने आप को इस बिगड़े हुए मौसम से बचा सकते हैं। आने वाले 5 साल जो हैं वो, माफ कीजिए, 5 महीने जो हैं वो आपको प्रदूषित हवा जो है आपको बीमार कर सकती है। इसलिए घर से जब निकलें तो सावधानी बरतते हुए निकलें। और ये खबर देखिए आपने, इसके साथ ही हम अपने दर्शकों को बता दें कि देश में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और ये हर कोई इस बात को महसूस भी कर रहा है। कैसे रहे हैं अब राजीव, कौन सी बड़ी खबर काम की है? अक्टूबर से फरवरी तक आपको साफ हवा नहीं मिलेगी, लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद आपको बताएं, अगली काम की जो एक खबर है ये आपको बहुत जागरूक करने वाली खबर है, क्योंकि सरकार को अब सोचने के लिए मजबूर करना पड़ा है। देश में बढ़ते हुए प्रदूषण से सब लोग चिंतित हैं और बदलाव चाहते हैं। हर इंसान साफ हवा चाहता है, साफ पानी चाहता है, लेकिन प्रदूषण से सब बर्बाद होता जा रहा है। इस प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। तो इस पर लगाम लगाने के लिए लोग अब ई-व्हीकल्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सरकार ने भी 2030 तक 30% वाहनों को इलेक्ट्रिक के जरिए चलाने का लक्ष्य रखा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें हर दिन आसमान छूती जा रही हैं। दूसरी तरफ अपने दर्शकों को बताएं राजीव के वाहनों से होने वाले प्रदूषण का स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है और दोनों समस्याओं का समाधान आमतौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों में देखा जा रहा है। ई वाहनों के लिए सबसे बुनियादी जरूरत होती है चार्जिंग स्टेशन के एक बड़े नेटवर्क की। मौजूदा हालात ये है कंचन कि देश में पेट्रोल पंप की संख्या तो 60,000 के पार है, लेकिन ई चार्जिंग स्टेशन महज 350 है। तो ऐसे में देश को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए क्या बड़ा कुछ हल मिलने वाला है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार की योजना अगले 3 से 5 साल में चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क तैयार करने की है। भारत के अलावा दुनिया के कई बड़े देशों में ऑटो इंडस्ट्री तेजी से बदल रही है। करीब करीब हर कंपनी इलेक्ट्रिक कारें तैयार करने पर ध्यान देने लगी है और अगले 7 साल में अकेले भारतीय बाजार में 350 से ज्यादा हैचबैक, सेडान और SUV कारें लॉन्च होंगी। और ये मर्सिडीज, BMW की कई मशहूर लग्जरी कारों के इलेक्ट्रिक अवतार भी बाजार में आएंगे। ये एक अच्छी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय शोध संगठन
आईसीसीटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक इलेक्ट्रिक कारों की कीमतें पेट्रोल कारों की कीमत से कम हो जाएंगी। तो कमर कस लीजिए, भारत को प्रदूषण मुक्त करने के लिए आपकी छोटी सी पहल देश में बड़ा बदलाव ला सकती है। बहुत अहम खबर है देशवासियों के लिए, क्योंकि आने वाले 5 महीने हम दर्शकों को बता रहे हैं कि बहुत भारी साबित होने वाले हैं। दिल्ली में बात करें खासतौर पर, तो प्रदूषण का जो स्तर है बहुत ज्यादा हवा में रहने वाला है। घर से बाहर निकलने से पहले कुछ सावधानी जरूर बदल लें। मुंह को ढक के चलें, ई रिक्शा या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करें। सबसे बड़ा कैच इसमें यह है कि सरकार एक ऐसा चार्जिंग नेटवर्क अब तैयार करने जा रही है जो आपके लिए भी उपलब्ध होगा और तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी। तो ये बहुत अहम बात हो जाती है कि अगर आप देश को प्रदूषण मुक्त बनाना चाहते हैं तो ऐसे में देश का बड़ा कदम क्या होने वाला है, ये सवाल सबके जहन में है। लेकिन इस पर अब देश की तरफ से, सरकार की तरफ से कदम आगे बढ़ा लिया गया है और बहुत ही जल्द ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए देशवासियों को मिलने वाले हैं। और कंचन, क्या आपको पता है कि नशे की तरह अगर जंक फूड खाने की लत लग जाए तो उससे छुटकारा कैसे पाया जाए? थोड़ी बहुत आदत मुझे भी है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। हम बताएं कि मिशिगन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक जंक फूड छोड़ने का असर ड्रग्स जैसे छोड़ने का माना जाता है। रिसर्च के मुताबिक अगर कोई इंसान अचानक फास्ट फूड खाना बंद कर देता है तो उसे कम से कम 1 हफ्ते तक थकान, डिप्रेशन और सिरदर्द जैसी समस्याएं रहती हैं। तो जो लोग खाने के शौकीन हैं, बाहर का जंक फूड लेते हैं, वो ध्यान से देखें इस खबर को। लक्षण ड्रग्स छोड़ने जैसे ही हैं। ये हर व्यक्ति में दिखाई देते हैं जो अचानक से जंक फूड को छोड़ देता है। हालांकि अगर किसी ने शुरुआत के 5 दिनों के लिए जिस तरह बंद करना आसान होता है, यानी शुरू के 5 दिन कंचन थोड़ी मुश्किल है, तबीयत भी खराब हो सकती है, लेकिन अगर वहां पर दृढ़ इच्छा शक्ति रखी गई तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ बुरे असर भी धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। इस रिसर्च के मुताबिक फैट युक्त खाना दिमाग को लत का शिकार बना देता है और ऐसे में से छोड़ना बिल्कुल ड्रग्स छोड़ने जैसा ही मुश्किल होता है कंचन। रिसर्च के मुताबिक भूख की वजह से कोई भी फास्ट फूड की अपनी इच्छा पर नियंत्रण नहीं रख पाता और मोटापे की समस्या बढ़ती जाती है। दर्शकों, एक दूसरे रिसर्च के मुताबिक दुनिया की करीब 1/4 आबादी 2045 तक मोटापे का सामना कर रही होगी। ऐसे में मिशिगन यूनिवर्सिटी की नई रिसर्च लोगों को फास्ट फूड के खराब असर के बारे में जानकारी देती है और माना जा रहा है कि इसी मोटापे की वजह से आने वाले समय में हर 8 में से 1 व्यक्ति टाइप 2 डायबिटीज का शिकार हो जाएगा और लोगों में दिल की बीमारियां और कैंसर के खतरे भी बढ़ेंगे। तो फास्ट फूड और जंक फूड से जरा सा बचकर थोड़ा सा ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो आदत का हिस्सा बन जाए और छोड़ना मुश्किल हो जाए। आप खाते हैं राजीव जंक फूड? थोड़ा बहुत। जंक फूड खाइए, शौकिया तौर पर आप कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन अब सोचिए खबर कितनी अहम तब हो जाती है जो लोग इस खबर को देखेंगे और समझेंगे। जो ज्यादा जंक फूड खाते हैं उनके लिए इस जंक फूड की हैबिट को छोड़ना बहुत चिंता की बात बन जाएगी। तो जंक फूड आपके खाने की आदत को बिगाड़ देता है। जंक फूड खाने वालों को डायबिटीज टाइप 2 का खतरा भी बढ़ जाता है और कई बीमारियां जो हैं वो लग जाती है। ऐसे में थोड़ा बचकर रहने की जरूरत है। फास्ट फूड छोड़ना नशे की लत को छोड़ने जैसा मुश्किल है, ये बात निकलकर सामने आई है एक रिसर्च में। और अब कंचन, वो खबर जिस पर देश दुनिया की नजर टिकी हुई है। हर कोई जानना चाहता है इस खबर से जुड़ी हुई तमाम बातें। जो है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जरूरी है या नहीं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस मामले पर फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। 1994 के फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है या नहीं, इसको लेकर सारी कवायद हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टाइटल सूट से पहले यह तय होगा कि नमाज के लिए मस्जिद जरूरी है या नहीं। 1994 में 5 जजों की खंडपीठ ने कहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का इलीगल पार्ट है या नहीं। आशीष सिन्हा हमारे साथ ही संवाददाता हमारे साथ जो रहे सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा जानकारी के साथ, जिन्होंने लगातार इस मुद्दे को कवर किया, देखा और मौजूद रहे। आशीष, ये फैसला कितने बजे के लिए तय किया गया है कि जब चीफ जस्टिस वहां पर पहुंचेंगे, और क्या वकील क्या कह रहे हैं दोनों पक्षों के? देखिए, दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला नहीं सुनाएगा कि क्या मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का
अंदरूनी हिस्सा है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि जो 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, उस पोर्शन को क्या बड़ी बेंच में फिर से सुनवाई के लिए भेजा जाए और बड़ी बेंच ये तय करेगी कि ये जरूरी है या नहीं। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन है जो हिंदू महासभा के वकील है। विष्णु, आज क्या उम्मीद है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस बारे में आ रहा है? देखिए, उम्मीद तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष की यह दलील को डिसमिस करेगी और तीन जजेस इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट की वैधता को आगे बढ़ाएंगे, उसको सुनेंगे, टाइटल सूट को सुनेंगे, क्योंकि ये जो एक प्रयास किया गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने इस पूरी बहस को डिरेल करने का और डिले करने का, आज उसको अंत लगेगा, ये हमारी उम्मीद है। पर अगर सुप्रीम कोर्ट इस बाबत अपना जजमेंट नहीं देती है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लार्जर बेंच को भेजती है और सिर्फ इस क्वेश्चन पे कि क्या नमाज पढ़ने के लिए मॉस्क एसेंशियल पार्ट है कि नहीं, तो इस मामले में डिले हो सकता है, क्योंकि मैटर पहले 5 जजेस को भेजा जाएगा और फिर 5 जजेस को फर्दर 7 जजेस को भेजेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है आशीष, इस्माइल फारूकी का जजमेंट 5 जजेस का है, तो अगर उसको रिव्यू करना है, रिकंसिडर करना है, तो वो 7 जजेस ही सक्षम है उसको करने के। यानी कुल मिलाकर देखें तो विष्णु, आज मुख्य मामले की सुनवाई की रूपरेखा तय हो जाएगी। अगर ये मसला, अगर जो इस्माइल फारूकी का जो पोर्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में रेफर किया जाता है फिर से कंसिडरेशन के लिए, तो जो मुख्य मामले की सुनवाई है वो लटक जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसको डिसमिस कर देता है, तो फिर मुख्य मामले की सुनवाई का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि 50,000 से ज्यादा पन्नों के जो ट्रांसक्रिप्ट का काम है वो पूरा हो चुका है और सारे पक्ष अब मुख्य मामले में सुनवाई के लिए तैयार हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही और यूपी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा था, सारे ट्रांसलेशंस, सारी प्लीडिंग्स, सारे अनुवाद, सारे ट्रांसलिटरेशंस सब सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल किए जा चुके थे। मामला रेडी था हियरिंग के लिए और आपको पता होगा इससे पहले मुस्लिम पक्ष यह दलील लेता था कि मामले में अभी ट्रांसलेशन हुआ नहीं तो इसके लिए सुनवाई नहीं हो सकती। जब मामले में ट्रांसलेशन हो गया तो उन्होंने कहा कि हम इस्माइल फारूकी के पैरा 85 को चैलेंज कर रहे हैं कि और इसको लार्जर बेंच को भेजे जाने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं वो मुख्य मामले से, मुख्य टाइटल सूट से भाग रहे हैं और उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। उनका सूट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिमिटेशन के पॉइंट पे डिसमिस किया है। तो सबसे पहले क्या इस्लाम में नमाज पढ़ना एसेंशियल पार्ट है कि नहीं, वो सेकेंडरी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है क्या आपका वहां पे राइट है। एक बड़ा सवाल ये भी है जो यूपी सरकार की तरफ से और हिंदू संगठनों की तरफ से कोर्ट में उठाया गया। 24 साल के बाद बहुत अहम फैसला जो सुप्रीम कोर्ट से आने वाला है और राजीव इस बात को समझना होगा कि फैसला जो आने वाला है वो है नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जरूरी है या फिर नहीं। तो अब इंतजार है कि ये फैसला 2 बजे के बाद कब तक सामने आ पाता है। और हम चलते हैं देश की सुप्रीम अदालत से बैंकॉक की अदालत की तरफ, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है और सूत्रों से खबर सामने आ रही है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के शूटर मुन्ना झिंगाड़ा का प्रत्यर्पण फिलहाल टल गया है। बड़ी खबर इस समय की आपको इंडियन न्यूज से बता रहे हैं। झिंगाड़ा ने प्रत्यर्पण रोकने के लिए बैंकॉक की ऊपरी अदालत में अपील कर दी है। झिंगाड़ा दाऊद का भरोसेमंद शूटर है और फिलहाल वो बैंकॉक की जेल में बंद है। और उसके भारत प्रत्यर्पण से एक बात साफ हो जाती है, दाऊद के बारे में तमाम राज, तमाम मालूमात हासिल होते हैं जो कि दाऊद के खिलाफ भारत के तमाम केसेस को, तमाम भारत की दलीलों को और पुख्ता करते हैं। इंडिया न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। बड़ी खबर एक सूत्रों के मुताबिक है जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के शूटर मुन्ना झिंगाड़ा का प्रत्यर्पण फिलहाल टल गया है। झिंगाड़ा ने प्रत्यर्पण रोकने के लिए बैंकॉक की ऊपरी अदालत में अपील कर दी है और झिंगाड़ा दाऊद का बेहद भरोसेमंद शूटर है। ठीक आखिरी दिन जब उसका प्रत्यर्पण होने वाला था उसके पहले ही उसने ये अपील अदालत में की, जिसके चलते प्रत्यर्पण उसका टल गया है। और एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर 3 जगह आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। श्रीनगर, अनंतनाग और बड़गाम में मुठभेड़ लगातार चल रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, सेना के साथ ये मुठभेड़ चल रही है और यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस भी लगातार सेना के साथ है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से निकलकर आ रही है। 3 जगह बता रहे हैं, श्रीनगर, अनंतनाग, बड़गाम में आतंकवादियों से मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ चल रही है। इस पर यह अपडेट भी दे दें कि आज सुबह से जो अपडेट आई है उसमें एक आतंकवादी जो है वो ढेर कर दिया गया है, जबकि एक सेना का जो जवान है वो जख्मी भी हुआ है। अभी भी ऑपरेशन तीनों जगहों पर चल रहा है। हमारे सहयोगी आरिश बिलाल जुड़ गए और जानकारी के साथ। आरिश, 3 जगहों पर इस तरह से बड़े एनकाउंटर चल रहे हैं, मुठभेड़ चल रही है, क्या अपडेट मिल रही है आप तक? जी बिल्कुल, पहला जो ऑपरेशन है वो अनंतनाग में शुरू हुआ था। वहां पे सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि 2 मिलिटेंट छुपे हुए हैं और इस मुठभेड़ में अभी 1 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। एक सुरक्षा कर्मी की भी मौत हुई है वहां पे और वो ऑपरेशन अभी चल रहा है। इधर श्रीनगर में नूरबाग के इलाके में सुरक्षा बलों को 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर की और जब वहां पे छापेमारी की गई
ऑपरेशन शुरू किया गया तो वहां पे गोलियों का एक्सचेंज हुआ, जिसमें एक सिविलियन की मौत हो गई है। वो एक मकान मालिक का बेटा बताया जाता है जहाँ पे मिलिटेंट छुपे हो सकते थे, और वहां पे भी ऑपरेशन अभी चला, वहां पे घर घर तलाशी जारी है, लेकिन लगता है कि वहां से शायद बच्चे निकलने में मिलिटेंट कामयाब हो गए हैं। और तीसरा ऑपरेशन बड़गाम में चल रहा है, वहां पे कम से कम 3 से 4 मिलिटेंट एक मस्जिद में उनके छुपे होने की खबर थी, वहां पे जबरदस्त आरिश बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आप तक हम फिर पहुंचेंगे बड़ी अपडेट्स के लिए। लेकिन 3 जगहों पर एनकाउंटर और ये बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं, सेना के जवान डटे हुए हैं आतंकवादियों को दूर चराने के लिए।